Hello everyone. In this class, we are about to learn the union budget. Okay. So, in this class, we are about to learn the union budget, and the first display is showing about the union budget. इस क्लास में हम यूनियन बजट जो ये देश द यूनियन ऑफ इंडिया की जो बातें हैं उसका एक साल में क्या प्लान्स हैं और वो अपने डेवलपमेंट को कैसे देखता है, इन सभी विषयों को अभी हम चेकआउट करने वाले हैं इस क्लास में। तो यूनियन बजट जो है वो डिफरेंट वेरियस टर्म्स यूज करता है और वेरियस अलग अलग तरीके की चीजों को डील करता है, जैसा कि और ये 1 फरवरी 2025 को इंट्रोड्यूस किया फिनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने, और ये एक वर्ष के हमारे प्लानिंग को शो करता है कि हमें क्या चीज पे कितना फोकस करना है और कौन कौन सी चीजों को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो यूनियन बजट को आपके क्लास के अकॉर्डिंग हमने इसको डिसाइड किया है कि क्लास में कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं और कैसे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इसको कैसे समराइज किया जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम डील कर सकें और आपके लिए ज्यादा बेनिफिट पहुंचा सके ये क्लास। तो इस सेशन में हम इसको देखने वाले हैं। These are the various topics and subtopics which is about to be discussed in this class. तो उसमें ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, जो अलग अलग चीजें हैं। इसका जो फर्स्ट है इनकम टैक्स रिफॉर्म्स, उसी तरीके से एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, दिस ऑल टॉपिक्स इज अबाउट टू बी डिस्कस्ड इन दिस क्लास। आइए शुरू करते हैं। इसके फर्स्ट जो टॉपिक है जिसको हम इनकम टैक्स रिफॉर्म्स कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको सरसरी निगाह से देखते हैं और इसको चेक करते हैं कि क्या है और नहीं है। ओके स्नेहा, एम आई ऑडिबल नाउ? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल नाउ? टेल मी। Okay, Sneha, thank you for confirming such things, thank you. So इस वाले अलग अलग हम देखने वाले हैं इस बजट सेशन में कि क्या है। इनकम टैक्स रिफॉर्म्स में हम देखने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिफॉर्म जो है वो क्या है। तो ये है इनकम टैक्स रिफॉर्म्स। इसमें वेट फॉर अ मिनट, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। Okay, here is the pen. I was not getting my pen. Okay, so इनकम टैक्स जो है हमारा इनकम टैक्स रिफॉर्म्स में जो फर्स्ट टॉपिक है कि ये इनकम टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है कि इनकम टैक्स रिफॉर्म्स। द फर्स्ट टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट द इनकम टैक्स रिफॉर्म्स, नो? और इसका एक सब टॉपिक है कि इंक्रीज टैक्स एक्सपेंशन लिमिट्स की बात कर रहा है कि एक्सपेंशन लिमिट्स जो है उसको बढ़ा दिया गया, ये कर दिया गया 12 लाख। ठीक है, ये इसको 12 लाख कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या किया गया। इनकम टैक्स जो है कि इससे यहां तक जो भी लोग अगर नौकरी या किसी भी बिजनेस, किसी भी तरीके से इनकम अगर वो अर्न करते हैं तो अप टू 12 लाख तक उनको एग्जम्प्टेड माना जाएगा, उनको एग्जम्प्टेड कर दिया जाएगा। और इसमें एक बात और देखने की है कि ये जो है उसमें क्या है कि तो ये हो गया आपका कि अगर क्वेश्चंस में पूछता है तो ये 12 लाख याद रखना है कि 12 लाख तक जो भी इनकम है
वो एग्जम्प्टेड है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। उसके बाद अलग अलग स्लैब्स बनाए गए हैं जिसमें कि टैक्स के अलग अलग परसेंटेज दिए गए हैं। रिवाइज टैक्स स्लैब्स में हम उसको देखेंगे कि रिवाइज टैक्स स्लैब्स में वो चीजें हैं जो रिवाइज टैक्स स्लैब्स में आ रही हैं। जैसे कि अगर देखेंगे कि 12 लाख से और 12 लाख से 12 लाख से लेके और जो 16 का है, नहीं, इसमें जो है वो टैक्स स्लैब जो है उसको क्या किया गया कि उसमें क्या किया गया कि उसमें 15% का टैक्स स्लैब्स दिया गया। उसी तरीके से 16.1 से क्या किया गया कि 16.1 टू 20 लाख का जो है उसको 20%, ठीक है। ये 20.12 क्या है 24 लाख का जो है वो उसमें 25%। इस तरीके से डिफरेंट स्लैब्स, डिफरेंट टैक्सेशन का प्रोसीजर दिया गया है। ओके, तो ये है। एक चीज और है कि इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि एक है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की एक बात कह रहा है ये अपना, इस टैक्स में बात की गई है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, ये बात है स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की गई है जिसको कि पहले ये 50,000 था, इट वाज 50,000 अर्लियर, नाउ इट इज 75,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है इट इज कि अगर मान के चलो कि हमारा हमने क्या देखा यहाँ पे, इट वाज 20 lakhs ना, इट वाज द 20 lakhs, ओके, दिस वाज द 20 lakhs ना, जहां हम लोग पढ़ रहे थे कि ये जो था वो 20 lakhs था। और इस 20 lakhs में ये एग्जम्प्टेड है। इस एग्जम्पशन में अब हमने क्या किया कि अब 75,000 को ऐड कर दिया इसमें। तो अब जो है वो टैक्स जो है वो 12,75,000 तक का जो टैक्स है वो जो है वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, हमने इसमें दो चीजें पढ़ी कि पहला तो 12 लाख तक का जो है वो एग्जम्प्टेड है, दूसरे डिफरेंट स्लैब्स दे दिए गए हैं कि अलग अलग, इसको याद रखने की जरूरत है। अगर थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक हमने क्या देखा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो है 50 टू 75,000 कर दिया गया है, नहीं 50 टू 75,000 कर दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 75,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 75,000 कर दिया गया, नहीं। तो तीन चीजें हमने देखा एक बार फिर से कि हमने देखा क्या क्या कि पहली जो चीज है वो है कि एग्जम्पशन का जो है वो 12 लाख कर दिया गया है, डिफरेंट स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और जो थर्ड है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसमें 50 टू 75,000 कर दिया गया है। ओके ओके, the next agriculture initiatives, different initiatives have been taken in this union budget for 2025-2026। तो इसमें क्या है कि एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव्स की बात है। इसके पॉइंट 2 का 2.a है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग है, तो 2.a 2.2 2.3 हम देखेंगे इसमें। तो इसमें क्या है कि प्राइम मिनिस्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, धन धान्य कृषि योजना आपके इस अगले क्लास में जब हम पढ़ रहे होंगे जहां पे डिफरेंट प्लानिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट योजना जो अलग अलग नीति आयोग और तमाम तरह की जो अलग अलग योजनाएं हैं, आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे से इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये जो चीज है क्या है, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। क्लास में एक और भी काम कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अपना टाइम, आप देख रहे हैं ऑलरेडी इस क्लास में है, और ये एक वर्चुअल क्लास है जहां पे अ टीचर इज नॉट सीइंग द फेस ऑफ द स्टूडेंट, लेकिन फिर भी हमारी बातचीत चल रही है। उसमें एक काम और कर सकते हैं कि आप दोहराएं इसको अपने से, तो ये बैक ऑफ द माइंड जो है ना आप रख लेंगे और एग्जाम्स में आप इसको रिकॉल कर पाएंगे। क्या है ये जो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना एग्रीकल्चर के लिए योजना है, नहीं,
और इसमें क्या है, ये न्यू स्कीम्स है टारगेटिंग 100 डिस्ट्रिक्ट्स। क्या है, इस देश के 100 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट कर रहा है जहां पे लो एग्रीकल्चर है, लो एग्रीकल्चरल है, टू प्रोडक्टिविटी है, इनहांस आउटपुट एंड सपोर्ट 1.7 करोड़ फार्मर्स। नहीं, कितने लोगों को? इसमें क्या क्या देखा हमने कि प्रधानमंत्री धन धान योजना जो है वो 1.7 करोड़ लोगों के लिए, जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स, 100 डिस्ट्रिक्ट जो है, क्या है, प्रधानमंत्री धन धान योजना जो है, दिस योजना इज फॉर 100 डिस्ट्रिक्ट्स। अभी चूज किया गया 100 डिस्ट्रिक्ट्स को, क्यों? 1.7 करोड़ लोगों को सपोर्ट करने के लिए। कैसे? जहां पे प्रोडक्टिविटी कम, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जहां कम है, वैसे लोगों के लिए ये बात कही जा रही है कि उनके लिए ये योजना लाई गई है। ओके, द नेक्स्ट, अब क्या है, क्या है, एनहांस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज। अब इसी इसमें एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव्स की बात में, एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव्स जहां पे हम देख रहे थे, जहां पे फार्मर्स की बात की जा रही थी, 100 डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जा रही है जहां पे कि जहां लो प्रोडक्टिविटी है, लो प्रोडक्शन है, वहां पे 1.7 करोड़। इसको मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको इस क्लास में ही ये सभी चीजें याद हो जाए। देयर इज नो यूज टू गो एंड गिव यू एक्स्ट्रा टाइम टू मग दिस ऑल द थिंग्स। ओके, तो इसमें एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव्स का जो सेकंड पॉइंट है, जिसमें क्या था कि 1.7 करोड़ लोगों को बेनिफिट पहुंचाने का टारगेट है, जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो एलोकेट किए गए हैं। उसमें क्या है, दिस बजट एम टू फैसिलिटेट, क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स क्या है, क्या है, शॉर्ट टर्म, क्या कह रहा है कि शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन जो है वो प्रोवाइड करेगा, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करने की बात कह रहा है। किसके लिए? फार्मर्स के लिए, या फिर स्मॉल स्मॉल जो फिशर्समैन है। नहीं, इसमें क्या है, अप टू 5 लाख फॉर 7.7 करोड़ फार्मर्स। इसमें क्या है, कितने तक का शॉर्ट टर्म लोन, कितने तक का, कितने तक का, 5 लाख लोगों के लिए। ठीक है, कितने लोगों के लिए? 5 लाख लोगों के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स देने की बात हो रही है कि, और 7.7 करोड़ फार्मर्स, क्या है, 7.7 करोड़ फार्मर्स। ठीक है, फिशरमैन्स, और क्या है, मछुआरों, और डेयरी फार्मर्स, डेयरी प्रोड्यूसर, दूध से जो संबंधित कार्य कर रहे हैं लोग, उन सब के लिए, डेयरी फार्मर्स पनीर बना रहे हो या फिर मिठाइयां बना रहे हो, डेयरी से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, मिल्क से जुड़ी हुई चीजें हैं। और ये क्या है, किसके थ्रू करेगा? ये जो 5 लाख का लोन प्रोवाइड करेगा, वो किसके थ्रू करेगा? केसीसी के थ्रू करेगा, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू करेगा। नो, ये किसके थ्रू करेगा? ये बात हो रही है कि वो किसके थ्रू कर रहा है? किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहा है। ओके, तो यहीं पे पढ़ लें जरा कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या था, क्या था किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, कब इंट्रोड्यूस हुआ है? केसीसी जो है, केसीसी स्टैंड फॉर किसान क्रेडिट कार्ड, नो, इंट्रोड्यूस इन 1998, यही है ना, 1998 में इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, हु इज द पीएम, प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर कब है? 1998 में। कई बार पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन, जब थोड़ा सा एक लेयर नीचे के क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसको एसर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं ये। लेकिन वो वन लाइनर्स वाले में तो बहुत मुश्किल है कि ऐसे थोड़े क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा जान लिए। थोड़ा हिस्ट्री जानने से होता ये है कि हमको इंटरेस्ट बना रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड किसान क्रेडिट कार्ड। ओके, ओके, तो यहां पे हमने क्या देखा कि किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है उसके थ्रू इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 19 it was introduced in scheme was introduced in 1998 और अटल जी was the prime minister. Okay, अटल बिहारी वाजपेयी जी was the prime minister. अटल
बिहारी वाजपेयी was the prime minister of this country. Then in 1998 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे. ओके, अभी तक हमने क्या क्या देखा? किसान क्रेडिट कार्ड में देखा कि हमने इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में हमने पढ़ा था कि वो 100 डिस्ट्रिक्ट्स को एलोकेट करेगा और उसमें जहां पे प्रोडक्टिविटी कम है उसकी बात उसको उसको क्या करेगा कि 1.7 करोड़ लोगों को फैसिलिटेट करने की बात थी. दूसरी वाले में क्या बात हो रही है कि इसमें क्या है कि शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करेगा. कितने लोगों को शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करने की बात हो रही है? 7.7 करोड़ लोगों की. और इस लोगों में कौन कौन से हैं इसको जरा ध्यान रखने की जरूरत है कि फार्मर्स है, फिशर्समैन है, डेयरी प्रोड्यूसर्स है, नहीं, और किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू देगा ये 5 लाख का जो लोन है. स्मॉल लोन्स एक बार और भी स्मॉल लोन्स पे बांग्लादेश के जो भी प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूसुफ, उनको नोबेल प्राइज मिला था. तो इसके थ्रू वो देने वाला है. ओके, नेक्स्ट क्या है? सेल्फ रिलायंस. उसी टॉपिक सेकंड टॉपिक में ही देख रहे हैं हम कि जहां पे एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव्स की बात हो रही थी उसमें क्या है? सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस. क्या कह रहा है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पल्सेस पे बहुत जोर है. इस बार जो न्यू गवर्नमेंट है इट इज वेरी फोकस्ड ऑन द पल्सेस. इसकी वजह ये है कि ये और भी क्या करता है, हमको प्रोटीन का हाई सोर्सेस है. नहीं तो प्रोटीन का हाई सोर्सेस होगा तो देश जो होगा वो ज्यादा बेहतर तरीके से स्वस्थ होगा और समृद्ध होगा. उसमें प्रोटीन का बहुत रोल है तो उसमें पल्सेस का बहुत रोल है. तो इसमें क्या किया? अ 6-year मिशन फोकसिंग ऑन द इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस लाइक तूर, उड़द एंड मसूर. ठीक है, और क्या करता है? रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स. क्या करेगा? जब ग्रोथ बढ़ेगी, जब किसी भी चीज का ग्रोथ बढ़ेगा, अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे. अभी हम इसका मतलब यह है कि इंपोर्ट कर रहे हैं. इंपोर्ट करने से हमको ऑटोमेटिकली वो चीजें क्या होगी जो इंपोर्ट होगी वो महंगी हो जाएंगी. तो अगर हम इसको क्या करेंगे कि अब इसमें क्या है? 3 फसलें हैं, तुअर, उड़द और मसूर. नहीं, ये तीनों पल्सेस जो हैं और ये इस पे फोकस्ड है कि क्या करेगा 6 years में, 6-year मिशन फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस. उसका प्रोडक्शन क्या करेगा? उसको बढ़ाएंगे हम. और उससे क्या होगा कि रिड्यूस होगा, हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे. जो इंपोर्ट है उसको रिड्यूस करेंगे. ओके, अब है तीसरा जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे क्या करने वाले हैं? 3 का ए जो है वो क्या बात कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर. उसमें क्या कर रहा है? एन एलोकेशन ऑफ 11.21. इट इज वेरी इंडियन नंबर. नो, 1121 ऐसे याद रख लेना है इसको. 1121 क्या है? ट्रिलियन. डेटा अक्सर एग्जाम्स में पूछता है कि कितना एलोकेट किया गया है इस पे. तो क्या किया इस पे? कैपिटल एन एलोकेशन ऑफ 11.21 trillion has to be made for capital spending upcoming fiscal year, reflecting the government's commitment of infrastructure and development. इसमें क्या किया? इसमें ये बात याद रखने की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो फंड एलोकेट किया गया है, दिस फंड इज 1121. ये बहुत इंडियन नंबर, इंडियन स्टाइल का जो नंबर है उसको. अब इसमें क्या है कि जब हम करते हैं तो 11.21 कर दिया, नहीं तो 11.21 ट्रिलियन इसको एलोकेट किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में इतने सारे पैसे. ये समझ में आता है क्या? ट्रिलियन नहीं, कि इसको ऐसे समझो तो इसको अगर इंडियन स्टाइल में इसको और अगर देखें तो लाख करोड़.
इतना पैसा हुआ, इतने लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को। ओके, अब क्या है? सपोर्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। इसमें सपोर्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसमें इसको कह रहा है कि सपोर्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ओके ओके, तो इसमें बात है कि इसमें क्या करेगा कि जो भी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, मतलब इसके छोटे MSMEs जो है, इसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं या इसके डेवलपमेंट में जो लोग रोल पे कर रहे हैं, उनको क्या करेगा कि टैक्स एग्जम्पशन करेगा। और टैक्स एग्जम्पशन में क्या है कि ये डेट दिया गया, डेट दिया 2030 तक, कि 2030 तक अगर कुछ भी करता है तो, और शुरू के 3 महीने तक, शुरू के 3 सालों तक, सॉरी, शुरू के 3 सालों तक अगर वो इसमें कुछ भी कर रहा है तो उसको टैक्स का एग्जम्प्टेड कर दिया जाएगा, टैक्स से। और ये टाइम कब दे रहा है? टाइम दे रहा है 2030 तक, कि उसमें जो है इनकम टैक्स एग्जम्पशन कर दिया जाएगा 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए। 3 साल, 1 2 3, 3 कंसेक्यूटिव्स की बात है कि एक के बाद एक होना चाहिए, वो एक के बाद एक होना चाहिए, कंसेक्यूटिव ईयर्स की बात कह रहा है बजट, कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस में अगर कोई भी आदमी इसके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है तो द गवर्नमेंट विल नॉट इम्पोज द टैक्सेस, वो 3 साल के लिए एग्जम्प्टेड कर दिया जाएगा। और ये जो डेटा, जो कब तक? ये 2030 तक की बात हो रही है, ये 2030 तक, अप्रैल ऐसे अप्रैल 1 2030 तक की बात कह रहा है। ओके ओके, सो नाउ इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। ओके, तो द फर्स्ट टॉपिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कि ए प्रोविजन फॉर 20,000 करोड़, क्या क्या इसमें 20,000 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड दिया, implement a private sector, this is private sector driven research, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च, कोलफील्ड का अभी आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो कोलफील्ड के लिए है, तो उसमें 2020 में प्राइवेट जो प्राइवेट कंपनीज हैं, दे आर एंटरिंग इनटू द माइनिंग ऑफ द कोल। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है कि उसमें एक क्या किया, 20 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड फॉर द इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट में, 20 crores has been allocated to implement a private sector driven research development and innovation initiatives। प्राइवेट सेक्टर्स में जो भी हो रहा है उसके लिए, वो जो रिसर्च हो रहे हैं उसके लिए कितना पैसा एलोकेट किया? 20,000 करोड़ रुपीस हैज बीन एलोकेटेड, जिसमें कि रिसर्च और डेवलपमेंट में, साइंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो प्राइवेट सेक्टर्स के प्लेयर्स हैं उनके लिए ये बात कही जा रही है कि वो जो है उनके लिए ये पैसा 20,000 करोड़। डेटा मैं फिर से बोल रहा हूं कि डेटा जो है, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं यूनियन बजट में, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसको याद रखने की जरूरत है। इसलिए पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चंस कि 4 नंबर दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कि ये किसके लिए लोकेट किया गया है, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी और द फूड प्रोसेसिंग और द डेयरीज के लिए। उसमें तो ये जानना बहुत जरूरी है कि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, स्पेसिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए किसमें? प्राइवेट सेक्टर्स में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस सेक्टर को मिला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कौन से सेक्टर को मिला है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 20,000 करोड़ जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स में, इनोवेशंस को, रिसर्च को, प्राइवेट सेक्टर्स के प्लेयर्स को मिला है 20,000 करोड़ रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। ओके, उसी तरीके से 5B पीएम रिसर्च फेलोशिप, प्रधानमंत्री, पीएम स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप, द बजट इंट्रोड्यूस 10,000 फेलोशिप, कितना 10,000 फेलोशिप फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन premier institutes like IIT and IISc, Indian Institute of Social Sciences, उसके लिए, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज के लिए, और IISc। तो इनोवेशंस क्या करने के लिए, नया रिसर्च हो सके उसके लिए फेलोशिप दिया, प्राइवेट सेक्टर्स को भी दिया। यही मॉडल है PPP जो है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और कि अपने देश में जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, मिक्स्ड इकोनॉमी का ये अच्छा उदाहरण है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, मॉनिटर करेंगे, और उसके साथ साथ हमने क्या किया, हमने ऐसे जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस है, उसको भी हमने इनोवेशंस के लिए, उसके रिसर्च के लिए भी वी आर फोस्टरिंग। तो हमने क्या किया कि फोस्टर इनोवेशन, नहीं इनोवेशंस के लिए, इसलिए कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है तो वहां पे भी रिसर्च हो सके, और ये उन्हीं को है कि PhD के जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप, नया स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस हो सके। कितने 10,000 फेलोशिप्स दिए, 10,000 लोगों को फेलोशिप दिया इस फाइनेंशियल बजट में, यूनियन बजट में। ये साइंस डेवलपमेंट और रिसर्च का जो है उसमें ये हमने देखा कि PM रिसर्च फेलोशिप में 10,000, कितने, ये नंबर फिर से याद रखने की जरूरत है कि 10,000 है, और किसको दिया, IIT और IISc को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को, ठीक है, 10,000 दिए, क्या फेलोशिप, ओके। फिजिकल डेफिसिट एंड एक, अब ये नया एंड डिविट मैनेजमेंट, डेब्ट मैनेजमेंट में जो कर्ज होता है हमारा, और उसको कैसे मैनेज करेगा, तो उसकी बात कह रहा है कि फिजिकल डेफिसिट टारगेट में उसने क्या किया कि द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट, कितना करेगा 4.8, कितना कम, 4.8% ऑफ GDP की बात कह रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द करेंट ईयर, एंड प्लान्स फॉर द रिडक्शन ऑफ, और इसको रिडक्शन कितना करेगा, रिडक्शन करके 4.4% पे लाने की इसकी प्लानिंग है, नहीं कितना 2025-26 में। अभी कह रहा है कि 4.8% पे हम लोग डेफिसिट टू रिड्यूस द फिजिकल, इस बार करेगा 4.8, और इसको क्या करेगा, इसको कम करके 4.4 पे लाने का प्लान है, ओके। दे आर प्लानिंग टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट, और इसको ये, और इसका टारगेट कब दे रहा है, ये इसका टारगेट है 2025, इसका टारगेट क्या दे रहा है, 4.4 करने का, 4.4 करने का टारगेट जो है वो 2025 और 26 इस फिजिकल ईयर में इसको। Hey, good evening, Raja. Good evening. How are you? I hope the class is okay. So इसको हमने क्या देखा कि हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है फिजिकल डेफिसिट को कम करने की बात कर रहा है। पहले वो टारगेट कर रहा है कि रिड्यूस करके क्या करेगा, वो 4.8 करेगा, नहीं, और ये 4.8 करेगा, और टारगेट दे रहा है कि उसको फर्दर रिड्यूस करके 4.4 पे लेके आ जाएगा, नहीं इसमें, तो इसमें हमको इस वाले चीजों में 4.8 की हम देख रहे हैं कि 4.4 करने का उसके हमारे यूनियन बजट में इसके प्रावधान है, ओके। अब क्या है, डेट टू GDP रेशियो, जो कर्ज है, तो कह रहा है कि शिफ्ट इन फिजिकल पॉलिसी फोकस टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द डेट टू GDP रेशियो टू 50% बाय द मार्च 2030, 50% तक का फ्रॉम द करेंट 57% इज प्लान्ड, ठीक है। कह रहा है कि इसको इतना कम अभी करने का है,
और आगे क्या करेगा, और भी कम करेगा। नहीं, a shift in fiscal policy focuses towards reducing the debt to GDP. Debt to GDP जो है रेशियो टू 50% बाय द मार्च 2031 फ्रॉम द करेंट, क्या करेगा 56-7% जो है इसको करके क्या करेगा 50% पे लेके आएगा। यहां भी प्लान दे रहा है, एक फर्दर रीजन दे रहा है कि जो अभी हमारा है उसको हम कम करके और रिड्यूस करेंगे, उसका एक प्लान दे रहा है। इसके पहले क्या क्या प्लान दिया, यहां पे हमने क्या देखा कि फिजिकल डेफिसिट टारगेट में क्या कर रहा है, हमने पिछले वाले स्लाइड्स की बात कर रहे हैं अभी हम लोग इसमें, ताकि एक बार फिर से हम समझ सके, दोनों स्लाइड्स को लिंक करके समझ सके कि इस वाले चीजों में क्या दोनों चीजों में एक ही बात हो रही है, तो वो एक के बाद एक कंसिक्वेंटली हम समझ सके। तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि यहाँ पे कह रहा है कि वो अभी डेफिसिट जो 4.8 है उसको कम करके 4.5 कर देगा। नहीं, जो उसके डेफिसिट है उसको 4.8 से 4.4 करेगा। यहां पे क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि अभी 57% जो प्लान है उसको फर्दर आने वाले ईयर्स में उसको और कम करके 50% तक लेके आएगा। नहीं, उसको भी कम करेगा जो कर्ज है। ओके, हाँ, सोशल वेलफेयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो वेलफेयर जो इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। ओके, हिस्टोरिकली हमारे कल्चर का एक हिस्सा है वेलफेयर। नहीं, हम लोग तो नॉलेज को भी ऐसे ही समझते हैं कि विद्या ददाति विनयम वगैरह, तो इस तरीके का जो चीज है। अब इसको हम देखते हैं कि सोशल वेलफेयर उसमें क्या बात करेगा। नहीं, तो सपोर्ट फॉर जीआई वर्कर्स, जीआईजी वर्कर्स जो है, ये तो नया टर्म है। क्या मतलब है इसका, जीआईजी टर्म्स आया कहां से। इट वाज बेसिकली परफॉर्मर आर्टिस्ट, परफॉर्मेंस आर्टिस्ट। होता क्या था कि जो कॉमनली बैंड्स होते थे, कॉमनली बैंड्स, तो म्यूजिकल बैंड्स और द थिएटर ग्रुप्स, तो उसमें जो एक तो वो पैक्ड लोगों के ग्रुप्स होते थे, जैसे कि मान लो 10 पीपल्स हैं या फिर 20 पीपल्स है, और जो बड़े ऑर्केस्ट्राज, ऑर्केस्ट्रा नॉज इन द टर्म ऑफ द नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑर्केस्ट्रा, द ओपेरा स्टाइल। तो वैसे जो है म्यूजिकल ग्रुप्स जो हैं, तो वैसे म्यूजिकल ग्रुप्स में सेटअप मेंबर्स होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, जिसको हम रियाज कहते हैं, और फिर वो परफॉर्म करते हैं। ओके, तो वो एक सेटअप होता है, उनके अपने कोर ग्रुप्स होते हैं। लेकिन होता क्या है कि कोई बीमार पड़ गया, उनका कोई मेंबर या कोई म्यूजिशियन ऐसा है जिसको बाहर से आउटसोर्स करना पड़ रहा है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई म्यूजिशियन उनको मिल गया, तो दे आर आउटसोर्सिंग दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन फॉर द परफॉर्मेंस। तो उसको वो क्या करते थे कि उनको अलग से पे करते थे। वो एक्स्ट्रा जो बाहर से आए हुए परफॉर्मर आर्टिस्ट थे, दे वर कॉल्ड जीआईजी। जीआईजी उनको बोलते थे गिग। ओके, ये वहां से टर्म लिया, और ये टर्म लिया वैसे लोगों के लिए जो हमारे पास जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का भी एक न्यू इकोनॉमी में, जैसे जो फूड सप्लायर्स हैं, जोमेटो के जो भाई हैं हमारे, या फिर इस तरीके के जो और भी डिलीवरी बॉयज हैं, डिलीवरी गर्ल्स हैं, तो ये जो या फिर तो इस तरीके के जो लोग हैं जिनके जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, नो इज गोइंग टू टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इतना हार्श है इनके वर्क कंडीशंस। हम देखते हैं, हमारे घरों में आते हैं वो, और उनको कई दफा तो ऐसा होता है कि मतलब पानी के लिए लोग नहीं पूछते हैं, पूछना चाहिए उनसे। ह्यूमन आदमी होने का यही कर्तव्य है कि हम उनको भी रेस्पेक्टफुल नजर से देखें। और तो ये जीआईजी वर्कर्स की बात कह रहा है कि पहली बार इन जीआईजी वर्कर्स को बजट में क्या किया कि हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात की जा रही है, कि हेल्थ इंश्योरेंस उनको दिया जाएगा, एंड अदर बेनिफिट्स फॉर गिग इकोनॉमी वर्कर्स। ये इकोनॉमी की नहीं, जीआईजी इकोनॉमी वर्कर्स, इनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, पहली बार इकोनॉमी के भी हिस्सा है। सही बात है, इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना मार्केट, जो अभी जो पूरा ऑनलाइन मार्केटिंग का जो शॉप चीजें चल रही हैं, उसमें दिस वर्कर्स आर प्लेइंग द इंपॉर्टेंट रोल for the courier to deliver the goods and the foods and all these things. तो
वो चीजें हैं। रिकॉग्नाइज देयर कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी, इसको रिकॉग्नाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इन पे भी बातें होंगी और उनके लिए और भी बेहतर योजनाएं बनाने की और उनको और भी सिक्योरिटीज प्रोवाइड करने की बात की जा सकती है। तो पहली बार जीआईजी वर्कर्स को हमने क्या किया कि हेल्थ इंश्योरेंस की बात की और अदर बेनिफिट्स की भी बातें हो रही है और उनको इंट्रोड्यूस किया। हमने क्या किया कि इकोनॉमी में हम उनको मान रख दिया था कंपोनेंट्स, नहीं कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। तो इसमें ये बात सोशल वेलफेयर एंड अदर इनिशिएटिव्स में जीआईजी वर्कर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ओके, तो जीआईजी वर्कर्स की बात हो गई। नेक्स्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या है कि अफोर्डेबल हाउसिंग, घर सबको चाहिए नहीं, और घर तो एक ऐसी जगह है जो सुकून का सबसे बड़ा अगर कोई सिनोनिम है तो वो है घर। अफोर्डेबल हाउसिंग, तो इसमें क्या बात हो रही है, मेजर्स टू मेक ओनिंग अ सेकेंड होम। अब ये सेकेंड होम जो टर्म से क्यों है, होता क्या है कि जॉब के बाद वी हैव ए फैमिली वेयर वी लिव्स, लेकिन आज अभी हो एक ऐसी इकोनॉमी में है हम लोग जहां पे स्कैटर्ड होना, दिस इज द नेचर ऑफ दिस टाइम, जहां पे मैं रहने वाला अगर महाराष्ट्र का हूं तो आई हैव टू गो दिल्ली फॉर द जॉब, और आई हैव टू गो टू द मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस कंट्री, लेह और लद्दाख, इट माइट बी। सो इस केस में अगर मैं वहां परमानेंट जॉब करता हूं तो आई हैव टू बाई अ होम, नो, मुझे एक घर बनाना पड़ेगा। ओके, तो उसमें उस वाले को मेजर्स टू मेक ओनिंग सेकेंड होम की बात कह रहा है। सो क्या करेगा, रिड्यूस ड्यूटीज, क्या क्या कर हटा दिया, जो टैक्सेस लगा रहे हैं उसको कम कर दिया, एसेंशियल गुड्स एंड इंक्लूड टू सपोर्ट द हाउसिंग सेक्टर, उसको हाउसिंग सेक्टर्स में भी क्या किया कि उस पे टैक्सेस को घटा देगा, तो उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग की भी बात की जा रही है। ओके, तो ये चीजें थी। ओके, दीज आर द क्वेश्चंस। एक बात तो एक बार जरा हम कंप्लीटली देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या बातें हुई, हमने क्या क्या देखा। तो एक बार शुरू से एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं, क्या एक बार रिवीजन करते हैं, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें क्या किया, पहला जो था उसमें हमने देखा कि इनकम टैक्स रिफॉर्म्स की बात कह रहा है कि इनकम टैक्स को रिफॉर्म्स कर दिया, टैक्सेशन लिमिट्स को क्या किया कि क्या किया 12 लाख कर दिया, कि टैक्सेशन के जो लिमिट्स है उसको उसको क्या एग्जम्प्टेड जो किया उसको 12 लाख कर दिया कि 12 लाख तक। उसमें हमने देखा था, एक बात देखी थी क्या चीज, कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसमें 50 to 75,000 कर दिया था, और ये अलग अलग टैक्स स्लैब्स है, 15 to 16 वाले को 15%, 16 to 20 लाख वाले को 20%, और ये 20 है, ये 20%, वेट अ मिनट, ये 20%, उसी तरह से 20 to 24 वाले को 25%, इस तरीके से हमने देखा था कि वो कर दिया है। ओके, तो ओके, और यहां पे एक बात और की, इसको अगर हम ऐसे समझें तो एक मैक्सिमम, ये जो 20 है ना, ये 20.1 और 24.1, तो ये मान के चलो ये एक्स्ट्रा जो है 20 अप टू 20, इसके बाद जो है 20 लाख के ऊपर का मैक्सिमम हमारे पास 30% का टैक्स स्लैब्स रखे गए हैं, लेकिन ये आपके लिए जरूरी नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डिफरेंट टैक्स स्लैब्स जो है कि डिफरेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग टैक्स स्लैब्स दिए हुए हैं। ओके, यहाँ पे हमने देखा कि धन धान्य कृषि योजना जो है इसके लिए 100 डिस्ट्रिक्ट्स को एलोकेट किया गया है, जिसमें 1.7 करोड़ लोगों को बेनिफिट पहुंचाने की बात की जा रही है। उसी तरीके से क्या था इसमें कि इनहांस क्रेडिट फैसिलिटीज में क्या क्या था
कि ये 7.7 करोड़ लोगों को, नहीं केसीसी किसके थ्रू, केसीसी के थ्रू, और ये शॉर्ट टर्म लोन्स हैं जो 5 लाख 7.7 करोड़ फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे, नहीं ये बात थी। उसके बाद क्या है कि कह रहा है कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, किसके, तुअर उड़द और मसूर को, इसलिए कि और क्या है 6 ईयर मिशन से, ये 6 ईयर मिशन था नहीं, और उसमें क्या है कि ताकि हम हमारा जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट को घट सके और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। ओके, उसके बाद क्या था कि एलोकेट किया, एक बहुत बड़ी रकम एलोकेट किया किस चीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और इन्वेस्टमेंट के लिए एलोकेट किया कितना, 1121 ट्रिलियन, यानी 11.21 ट्रिलियन जो है वो एलोकेट किया किस चीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। ओके, उसके बाद क्या था, माइक्रो स्मॉल और मीडियम में एक डेट दिया कि 2030 तक अगर इसमें तरीके का कोई भी प्रोडक्शन में हिस्सा लेता है तो 1 अप्रैल 2030 तक कभी भी अगर कोई शुरू करता है इस तरीके का एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसमें उसको क्या करेगा कि कंसिक्वेंटली 1 to 3 ईयर तक कोई टैक्स नहीं लेगा, द टैक्स विल बी एग्जम्प्टेड फॉर कंसिक्यूटिव 3 इयर्स 1, 2 and 3, ये 2030 तक का एक बेंचमार्क दिया। ओके, स्टार्टअप्स के लिए, नहीं स्टार्टअप्स की बात कह रहा है कि स्टार्टअप्स अगर कोई करता है, कोई भी प्रोडक्शन करता है स्टार्टअप्स में, मीडियम हो स्मॉल हो, नहीं और माइक्रो हो, माइक्रो स्मॉल मीडियम, तो और अगर माइक्रो स्मॉल मीडियम अगर नहीं समझ में आ रहा है और डिटेल्स चाहिए तो मैसेज करिए आप हमें, और आपको जो पीडीएफ है उसके थ्रू, इसके थ्रू आपको, हाँ वसीम, इसकी रिकॉर्डिंग एकदम से आपको ऐप पे अवेलेबल हो जाएगी। इफ एनीथिंग मच यू नीडेड यू कैन डायरेक्टली मैसेज, विल प्रोवाइड दोज थिंग्स, और आप अपनी फीडबैक भी दीजिए कि क्या है, आपको कैसा लग रहा है और क्या चीजें चाहिए, ताकि आपके रिजल्ट में हम अपना सहयोग कर सकें। वी आर हियर टू सपोर्ट आर ऑल द थिंग्स वट एवर वी हैव फॉर योर रिजल्ट, कि हम आपके रिजल्ट में कैसे मददगार साबित हो सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ हैं। ओके, तो और उसके बाद हमने क्या देखा, साइंस टेक्नोलॉजी में देखा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्या किया, 20,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया, नहीं, और लेकिन ये 20,000 को याद रखना है कि प्राइवेट सेक्टर्स के लिए किया है, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए किया। इसके बाद जो 1,000 करेगा वो किया किसको, आईआईटी और आईआईएससी को, नहीं इसको किसको किया, आईआईटी और आईआईएससी को कितना, 1,000 फेलोशिप दिया आईआईटी और आईआईएससी को, इसलिए कि मिक्स्ड, हम लोग बात कर रहे थे मिक्स्ड इकोनॉमी की। और ओके, एक चीज और, हाँ ठीक है, और फिजिकल डिफिसिट में, फिजिकल डिफिसिट टारगेट क्या कर रहा था ये हमारा, द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस द फिजिकल डिफिसिट टू 4.8, नहीं क्या कर रहा है, रिड्यूस टू फिजिकल डिफिसिट, द गवर्नमेंट एम टू रिड्यूस, एम उसका लक्ष्य है कि वो रिड्यूस करेगा कितना, 4.8, जीडीपी का 4.8% वो घटाएगा फॉर द करेंट ईयर्स, इस वर्ष में। लेकिन फर्दर क्या, बाद के वर्षों में ही की बात, उसके फर्दर they have the vision to reduce it to 4.4%, no they are reduced to, अभी क्या है कि एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहा है कि द गवर्नमेंट एम टू रिड्यूस, सरकार का लक्ष्य है टू कीप द फिजिकल डेफिसिट टू 4.8% ऑफ द जीडीपी, कितना कह रहा है कि जीडीपी का 4.8% उसका लक्ष्य है कि घटाएगा अभी इस वक्त में, और आने वाले वक्त में उसको और घटा के क्या करेगा, 4.4% कर देगा, उसको 4.4% करेगा। ओके स्नेहा, यस यस, तो अब समझ में आ रहा है क्या, अगर समझ में आ रहा है तो आप मैसेज करो और बताओ कि हाँ मतलब यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, दिस इज योर क्वेरी। तो इसको क्या करेगा कि अभी 4.8 अभी का, स्नेहा इस वक्त में जो उसकी बात है कि इस वक्त में उसके टारगेट है कि 4.8% उसको रखने का है, कि अभी वो कम करके उसकी पूरी कोशिश है कि
ये रहे टोटल जीडीपी का 4.8%, और आने वाले वक्त में, आने वाले वर्षों में उसको क्या करेगा कि 4.4% भी करेगा। ये यूनियन बजट की बात हो रही है, यूनियन बजट में टारगेट दिया गया है। ओके, आगे क्या है कि डेट टू जीडीपी रेशियो, उसमें क्या कह रहा है कि शिफ्ट इन फिजिकल पॉलिसी फोकस टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द डेट टू जीडीपी रेशियो टू 50% बाय मार्च 2030। क्या कह रहा है? फ्रॉम द करेंट 57% इज प्लान्ड। अभी जो कह रहा है कि अभी का 57% है, नहीं, अभी का 57% इस वक्त में है, कि बात कह रहा है कि 57% ये वाला है, और आगे वो घटा के फिर से अपना एक लक्ष्य दे रहा है, एक विजन दे रहा है कि आगे वो क्या करेगा कि उसको 50% करने का प्लान है। जैसे 4.8 टू 4.4 को करने का प्लान है, उसी तरीके से 57 पॉइंट जो है प्लान है, उसको आने वाले वर्षों में 2030 तक वो 50% करने का प्लान है। ओके, सोशल वेलफेयर में हमने देखा था कि जीआईजी इकोनॉमी की बात हो रही है, नहीं, जीआईजी को हमने समझा, इस टर्म को समझा, और ये समझा कि उनकी बात पहली बार ये बात की जा रही है जीआईजी इकोनॉमी की, कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की बात करी, उनको और बेनिफिट्स की बात की जा रही है, एंड दीज वर्कर्स आर फर्स्ट टाइम इनकलकेटेड इनटू द one of the important component as the Indian economy। वही बात कह रहा है ना कि वर्कर्स रिकॉग्नाइजिंग देयर कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी, रिकॉग्नाइजिंग देयर कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। तो ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। अब उनके बारे में फर्दर अगले नेक्स्ट प्लान में हम इनके बारे में और बेहतर तरीके से समझेंगे कि अच्छा इनके लिए और बहुत सारी चीजें लेके गवर्नमेंट आएंगी। पहले बार तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, अब क्या है अफोर्डेबल हाउसिंग। इसमें हमने देखा था कि उसमें क्या क्या कि हाउसिंग में बहुत सारे ड्यूटीज, टैक्सेस हटा दिए। एसेंशियल जो उसके गुड्स है, उसके जो जरूरी सामान है बनाने में, उस पे टैक्सेस को कम किया गया है। वो सभी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि किसमें सीमेंट पे कितना कम किया गया, आयरन रॉड्स पे कितने कम किए गए। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू फॉर द एग्जामिनेशन। बट अगर इसके बारे में अगर डिटेल्स क्लास की बात अगर आपके डिमांड में है, अगर इफ यू डिजायर टू नो मोर अबाउट द यूनियन, हम सेपरेटली क्लास ले सकते हैं इस पे। आप लोग मैसेज के थ्रू बताइए कि मतलब ऐसा है क्या। हाँ हाँ वसीम, इट इज एनफ, इट इज एनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, अब इसमें थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज द न्यू इनकम टैक्स एग्जम्पशंस, ये हमको अभी अभी कई दफा पढ़ा हमने, नहीं? आप लोग जरा टाइप करिए तो पता चले, टाइप आप पता करें, टाइप करें अपने अपने आंसर, तो हमें भी पता चले कि कितनी जल्दी क्या हो रहा है। नहीं, ऐसे टेस्ट सीरीज तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी ताकि आप कितना समझ पाए क्लास को, तो उससे समझ में आएगा कि न्यू क्या है इसमें। तो आंसर इज बी। हमने ये देखा था अभी कि एग्जाम्पशन किया गया था, नहीं? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बबीता, नलिमा, थैंक यू। यस यस यस। एक और क्वेश्चंस देखते हैं कि allocation has been, how much allocation has been made for capital expenditure in the budget, इसमें नहीं? तो क्या देखा था हमने, जरा याद करें और एक बार बताएं अपने से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड। या हमने याद करने के लिए 1121 दक्षिणा में भी देते हैं ना ऐसे पैसे, तो दिस इज वेरी वेरी इंडियन स्टाइल। तो ऐसे कुछ करके ना मकडअप कर लेना चाहिए, दिमाग में रख लेनी चाहिए चीजों को कि सबसे मतलब ये जो पैसे 1121 नहीं, यही था ना 1121 जो हम लोग बात कर रहे थे। द आंसर इज 1121। ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू एग्रीकल्चरल स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट, नहीं? नया क्या है? तो न्यू वाज द धन्य धान कृषि योजना। ओके, यही है ना? और कौन कौन सी चीजों के लिए था ये? वी वर फोकसिंग अपॉन व्हाट? धन्य धान कृषि योजना में वी वर फोकसिंग, धन्य धान कृषि योजना वाज फोकस्ड अपॉन व्हाट? ओके, तो इसको देखेंगे कि हम बहुत सारे फार्मर्स की बात कर रहे थे कि अलग अलग लोगों के लिए हम अलग अलग प्रोविजंस लेके आए हुए हैं, नहीं?
Okay. What is the revised standard deduction limits under the new tax regime? क्या था इसमें? क्या किया? 50,000 को बढ़ा के कितना कर दिया? 75,000 कर दिया? नहीं, तो आंसर विल बी 75. ओके. अब नाउ which sector receives 20,000 crore? Which sectors? Which sector receives 20,000 crore allocation for the research and development? No. What was it? Good. ठीक है, तो ये है. The next question. What is the fiscal deficit target for 2025-26? क्या किया गया था? किसका किया गया? अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि टारगेट किसके, डेफिसिट को कम करके कितना करेगा 25-26 में. अभी कितना है इसको याद करो, एक बार याद करो कि अभी है कितना और टारगेट कितना किया था, कितना. या सी इज द करेक्ट आंसर एंड इट वाज 4.8. नो, इसको कम करने की बात हो रहा है कि इसको कम करके इतना करेगा. वेरी गुड. उसी तरीके से व्हाट इज द फोकस ऑफ द न्यूली अनाउंस्ड पल्सेस मिशन इन द बजट? क्या है इसका फोकस? क्या था? व्हाट इज द फोकस ऑफ द फोकस? क्या है इसका मतलब? इंक्रीज व्हीट एंड राइस? नहीं, गलत है ये. और क्या है? रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ पल्सेस. और क्या है? प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग? गलत. और क्या है? इंप्रूव इरिगेशन फैसिलिटीज? गलत. तो ऑटोमेटिकली बी इज द करेक्ट आंसर. ओके. What is the new benefit announced for the GIG economy workers in the budget? क्या किया GIG economy workers के लिए? बोला कि इंश्योरेंस देंगे उसको. नहीं, फ्री हाउसिंग नहीं, मिनिमम वेज गारंटी नो, हेल्थ इंश्योरेंस. दिस इज द करेक्ट आंसर. नो. ओके. नीलिमा, कैसे आंसर किया? कैसे आंसर होगा? अभी तो हमने पढ़ा था ना कि उसको क्या किया कि जीआईजी वर्कर्स को क्या किया? जीआईजी वर्कर्स के लिए साफ साफ ये बात कही कि उनको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो उनको इंट्रोड्यूस करने के साथ ही उनके हेल्थ इंश्योरेंस की बात कह रहा है और उनको पहली दफा उनको इनकलकेट कर रहा है. हमने बात करी नहीं, नो नीड टू बी सॉरी, बी फोकस्ड. तो उसमें क्या है कि जीआईजी वर्कर्स को कर रहा है तो इंश्योरेंस की बात कह रहा है उनको, और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की बात कह रहा है कि उनको हम प्रोवाइड करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस. नो. ओके. और द नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग विल स्टार्टअप इनकॉर्पोरेटेड अंटिल अप्रैल 1 क्या कह रहा है? हाउ लॉन्ग, नहीं कितने दिनों तक एलिजिबल फॉर द टैक्स एग्जेम्पशंस. कितने दिनों तक था? बात हुई थी ना 1, 2 and 3. बट दिस मस्ट बी कंसेक्यूटिव. एक के बाद एक होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक दफा 2030 तक का तो दिया है टाइम, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट इज गोइंग टू बी कि एक बार तो हमने 26-27 में ले लिया और फिर एक बार लिया 29-30 में. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. वो एक के बाद ऐसा कि मतलब अगर 26 में 26 में ले 26, 27, 28 लिया, या फिर 27, 28, 29 लिया, या फिर 28, 29, 30 लिया, ऐसे लिया, तो कंसेक्यूटिव होने दी, वन रो में कंसेक्यूटिव. ओके. तो ये है नहीं 1, 2, 3. नो. 3 years out of the first 10 years. नो. 5 years out of the नो. 3 years out of the first. हाँ ठीक है. इसलिए कि अभी तो 5 ही साल हो रहे हैं ना, तो इसमें 5 साल का हमने कभी जिक्र नहीं किया. बट द आंसर इज गोइंग टू बी द 1. नो, इसलिए फ्रॉम 25th to 30 is the 5 years. So here they calculated for the 5 years the questions. ओके. ये अभी कैलकुलेट कर लिया कि 5 वर्षों में ही, और इस 5 वर्षों का हमने कहीं जिक्र नहीं किया अपने इस पढ़ने के दौरान. उसके बावजूद क्वेश्चंस में ऐसे हैं. तो ये 3 consecutive years is the good answer. Thank you Washim. Thank you Nilima. Okay.
Yes, Nitesh. Using heat and trial methods. Yeah, it's good. On the question, hey, what physical policy measures has been announced to improve the debt in GDP ratio? ठीक है, ये है. Oh. And the correct answer is B. Okay. Wait for a minute. My battery is running out. Okay. So this was the class for the union budget and हमने देखा, इसको रिवाइज किया अच्छे तरीके से और क्वेश्चंस डील किए. अब इसको अच्छे से पढ़ें आप लोग एंड अगले क्लास में फिर से मिलते हैं हम लोग. थैंक यू. Thank you for being present in the class. Thanks a lot.